हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ये जो चैप्टर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहला पार्ट है ह्यूमन आई के बारे में, जिसमें हम आई के पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे और साथ में हम हमारी आईज में जो डिफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और सेकंड पार्ट में हम कलरफुल वर्ल्ड के बारे में समझेंगे, जहां पर हम रेनबो फॉर्मेशन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जैसे और भी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो इन सभी टॉपिक्स को आज हम काफी अच्छी तरीके से बिल्कुल शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम समझते हैं ह्यूमन आई के बारे में। तो ये तो काफी बेसिक चीज हो गई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आई जो है उसकी हेल्प से हम चीजों को देख पाते हैं। तो हमें अब तक आई के बारे में सिर्फ इतनी ही नॉलेज है, लेकिन ये जो आई है वो बाहर से जितनी सिंपल दिखती है, अंदर से उतनी ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो आई हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है अप्रॉक्स 2.4 सेंटीमीटर। इसके बाद है इसके पार्ट्स। तो आई का पहला पार्ट है कॉर्निया। तो इस डायग्राम में आप जो ये पार्ट देख रहे हैं ये है कॉर्निया। तो इट इज द आउटरमोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट आई एंड अलाउ लाइट टू एंटर इन द आई। तो ये जो है आई का बाहरी और ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, जिससे कि लाइट पास आउट हो सकती है, और ये जो है वो आई को कवर और प्रोटेक्ट करता है और साथ में लाइट को अलाउ करता है आई में एंटर के लिए। इसके बाद है अगला पार्ट जो कि है आइरिस। तो इट इज अ डार्क मस्कुलर टिश्यू बिहाइंड कॉर्निया दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ पीपल। तो आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें ये जो आपको दिख रहा है ये है आइरिस। तो ये एक डार्क मस्कुलर टिश्यू होता है जो कि कॉर्निया के पीछे प्रेजेंट होता है, जो कि पीपल के साइज को कंट्रोल करता है। पीपल क्या होता है ये हम आई के अगले पार्ट में यानी कि अब समझने वाले हैं। तो इट इज अ स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट टू एंटर इन द आई। इट इज आल्सो कॉल्ड विंडो ऑफ द आई। तो पीपल जो है वो एक स्मॉल ओपनिंग होती है आइरिस में। तो इस आइरिस के अंदर ये डार्क वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है पीपल। तो ये जो पीपल है वो कंट्रोल करता है कि हमारी आई में कितनी लाइट जाएगी। जैसे कि हम किसी लाइट वाले कमरे में होते हैं या फिर सनलाइट में होते हैं, तब पीपल का जो साइज है वो कम हो जाता है। नहीं पर जब हम थोड़े से डार्कर रूम या फिर अंधेरे में होते हैं, तब पीपल का जो साइज है वो बढ़ जाता है विजिबिलिटी को क्लियर करने के लिए। तो आप इसे ऐसे समझिए, ये है आइरिस जो कि इस पूरे डार्क पार्ट को बोला जाता है। तो इसके अंदर थोड़ा सा और जो ये डार्क पार्ट है ये है पीपल। इसका साइज लाइट की क्वांटिटी में कम या ज्यादा होता रहता है, और ये लाइट की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। ये एज अ विंडो काम करता है आई के लिए, इसीलिए इसे विंडो ऑफ द आई भी कहा जाता है। इसके बाद आई का अगला पार्ट है क्रिस्टलाइन लेंस। तो इसे आई लेंस भी कहा जाता है, जो कि आइरिस और पीपल के पीछे प्रेजेंट होता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस कंपोज्ड ऑफ फाइबरस जेली लाइक मटेरियल। इट प्रोवाइड्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन रेटिना। तो ये जो है कॉन्वेक्स लेंस होता है। जनरली जब हम लेंस वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ये ग्लास से बना होता है, लेकिन आई में जो आई लेंस या क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो जेली टाइप के फाइबरस मटेरियल से बना होता है, जो कि रेटिना पर रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। तो रेटिना क्या होता है ये हम आगे समझेंगे। यहाँ हमें इतना जानना है कि आई लेंस में इमेज रियल और इन्वर्टेड फॉर्म होती है। तो रियल इमेज वो इमेज होती है जिसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, वहीं पर इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी इमेज। तो रेटिना पर इमेज उल्टी फॉर्म होती है। इसके बाद अगला पार्ट जो कि हमें समझना है वो है रेटिना। तो जो रेटिना होता है वो आई में बिल्कुल पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, जिस पर रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझते हैं। इट इज अ मेम्ब्रेन दैट कंटेन मेनी लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑन बैक ऑफ एन आई, इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ये रेटिना होती है वो आई में पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है, जिसमें कि काफी सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन सेल्स का काम होता है कि जो भी इमेज रेटिना पर फॉर्म होती है वो उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पर रेटिना के बारे में आपको दो बातें याद रखनी है। पहली ये कि रेटिना पर जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है, और दूसरी ये कि जो भी इमेज रेटिना पर फॉर्म होती है, रेटिना पर जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद आई का अगला पार्ट है ऑप्टिक नर्व। तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे रेटिना पर जनरेट हुए थे, ऑप्टिक नर्व उन सिग्नल्स को ब्रेन में ट्रांसफर करता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि रेटिना पर जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है, यानी कि रेटिना पर जो इमेज फॉर्म होती है वो उल्टी होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो सब कुछ बिल्कुल सीधा और सही सही दिखाई देता है। तो ऐसा इस तरह से होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है उसे पता होता है कि जो इमेज रेटिना पर फॉर्म होती है वो इन्वर्टेड या उल्टी होती है, इसीलिए हमारे ब्रेन में जो सिग्नल जाते हैं हमारा ब्रेन उसे प्रोसेस करके सीधा कर लेता है, फिर हमें सारी चीजें सीधी दिखाई देती हैं। तो हमने आई के आगे वाले पार्ट्स को समझ लिया है और साथ में पीछे वाले पार्ट्स को भी समझ लिया है। तो अब हम देखते हैं आई के एक और पार्ट को, जो कि है विट्रस ह्यूमर। तो ये जो आई का काफी बड़ा या कहीं सबसे बड़ा पार्ट होता है, जो कि क्लियर और कलरलेस फ्लूइड होता है वाटर की तरह। और इसका फंक्शन होता है कि ये जो है वो हमारी आई को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और इसके साथ ये जो है वो हमारी आई को शेप में रखने का काम करता है। तो हमने यहाँ पर आई के मोस्टली सभी पार्ट्स को समझ लिया है, लेकिन आई का एक पार्ट अभी हमने नहीं समझा है, जो कि सिलेरी मसल। तो सिलेरी मसल्स को हम अगले कॉन्सेप्ट जो कि अकोमोडेशन उसके थ्रू समझेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं सिलेरी मसल्स की लोकेशन को। तो जो सिलेरी मसल्स होते हैं वो लेंस के बिल्कुल ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ प्रेजेंट होती हैं। तो अब हम समझते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट को, जो कि है अकोमोडेशन ऑफ आई। तो ये एक प्रोसेस होती है जिसमें आई की जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो आई की फोकल लेंथ को चेंज करती है, जिससे कि जो इमेज है वो क्लियरली फॉर्म होती है रेटिना पर। तो यहाँ से हमें सिलेरी मसल्स के फंक्शन समझने को मिलते हैं। तो हम सिलेरी मसल्स की लोकेशन पहले ही देख चुके हैं। तो ये जो है वो हमारी लेंस का शेप चेंज करता है जब हमारी आईज को किसी नियर बाय ऑब्जेक्ट पर फोकस करना हो या किसी दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखना हो। तो अब हम वापस आते हैं एकोमोडेशन पर। तो इसे हम सिंपली कह सकते हैं कि ये हमारी आंखों की एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके कारण हम दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को भी क्लियर देख पाते हैं और पास वाले ऑब्जेक्ट्स को भी क्लियर देख पाते हैं। तो ये जो एकोमोडेशन की प्रोसेस होती है इसमें सिलेरी मसल्स का मेजर रोल होता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी आईज के अंदर इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो पहले हम देख लेते हैं फार ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि दूरी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट दूरी पर रखा हुआ होता है तो उसके लिए सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, यानी कि खुल जाती हैं, और लेंस जो है वो पतला हो जाता है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और इसी वजह से हम जो है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, सबसे पहले दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो सिलेरी मसल्स है वो रिलैक्स होती हैं और लेंस पतला हो जाता है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है और हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एकोमोडेशन फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट।
तो जब कोई ऑब्जेक्ट पास में रखा हुआ होता है तो हमारी जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और जो लेंस होता है वो थिक हो जाता है, यानी कि मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है और हम जो है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए अकोमोडेशन की प्रोसेस फार ऑब्जेक्ट्स से उल्टी होती है। तो इसके बाद हम देखते हैं रेंज ऑफ ह्यूमन विजन, यानी कि हमारी आंखों से हम कहां तक देख पाते हैं। तो हमारी आंखों का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, यानी कि हम 25 सेंटीमीटर तक किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। इससे कम डिस्टेंस को हम क्लियरली नहीं देख पाते। अगर हम बात करें फार पॉइंट की, तो अब आप ही सोचिए कि आपने सबसे दूरी पर क्या चीज देखी है। तो आपने काफी दूर दूर की चीजों को अपनी आंख से देखा होता है, जैसे कि सन, मून, etc। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारी आई का फार पॉइंट है इन्फिनिटी, मतलब कि हमारी आई जो है वो इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक देख सकती है। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों को चश्मा लगा हुआ होता है। आपने कुछ क्लासमेट्स भी होंगे जिनको कि चश्मा लगा हुआ होगा। मोस्टली बूढ़े लोगों को चश्मा ज्यादा लगता है। तो आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये चश्मा आखिर लोगों को क्यों लगता है? कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये होता है विजन में डिफेक्ट होने के कारण। तो हम समझते हैं हमारे अगले टॉपिक को, जो कि है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, यानी कि आंखों के विजन के डिफेक्ट क्या होते हैं और उन्हें सुधारा कैसे जाता है। तो हमारी आईज में मेनली 3 डिफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। तो सबसे पहले हम समझते हैं मायोपिया को। तो इसको नियर साइडनेस भी कहा जाता है। तो इस डिफेक्ट में जो पर्सन होता है उसे पास के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखते हैं, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियर नहीं दिखते। और इस डिफेक्ट में जो इमेज होती है वो रेटिना के सामने फॉर्म होती है। तो ये तो हमने देख लिया कि मायोपिया में क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि किस कारण से होता है, यानी कि रीजंस ऑफ मायोपिया। तो इसका पहला रीजन है आई लेंस की फोकल लेंथ कम हो जाने की वजह से, और इसका दूसरा रीजन है आई बॉल के इलोंगेशन की वजह से, यानी कि जो आई बॉल होती है वो इलोंगेट हो जाती है, यानी कि लंबी हो जाती है। इसके बाद है करेक्शन ऑफ मायोपिया, यानी कि जब किसी पर्सन को मायोपिया हो जाता है तो उसे ठीक कैसे किया जाता है। तो मायोपिया को कॉन्केव लेंस को यूज करके करेक्ट किया जाता है, और ये कैसे किया जाता है ये हम समझते हैं डायग्राम्स के थ्रू। तो आप इन तीनों डायग्राम्स को ध्यान से देखिए। तो हम जानते हैं कि मायोपिया डिफेक्ट के अंदर जो आई होती है उसका फार पॉइंट कम हो जाता है, जैसे कि नॉर्मल आई का फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, लेकिन जो मायोपिक आई होती है उसका फार पॉइंट कम हो जाता है। जैसे किसी पर्सन को 10 मीटर से ज्यादा क्लियर दिखाई नहीं देता तो उसका फार पॉइंट हो जाएगा 10 मीटर। तो आप इस पहले डायग्राम को देखिए, ये है एक मायोपिक आई जिसका फार पॉइंट है पॉइंट ए। तो इस पॉइंट ए के बाद इस पर्सन को चीजें ब्लर दिखाई देंगी। तो अब आप इस सेकंड डायग्राम पर नजर डालिए, जिसमें कि मायोपिक आई के फार पॉइंट के पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो मान लो कि इस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि फार पॉइंट से पीछे है। तो अगर ये मायोपिक आई इस ऑब्जेक्ट को देखेगी तो जो इमेज है वो रेटिना के पहले फॉर्म हो जाएगी और रेटिना पर वो ब्लर दिखाई देगी। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि मायोपिक आई में दूर की इमेज ब्लर क्यों दिखाई देती है। चलिए एक और बार इसकी बात करते हैं, क्योंकि मायोपिक आई में दूर की इमेज रेटिना के पहले फॉर्म हो जाती है, इसलिए रेटिना पर दूर की इमेज ब्लर दिखाई देती है। तो अब ये सब हमने देख लिया कि मायोपिक आई के अंदर होता क्या है। तो हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि मायोपिया को कैसे ठीक किया जाता है। तो मायोपिया को कॉन्केव लेंस का यूज करके ठीक किया जाता है। तो अब आप इस डायग्राम पर नजर डालिए, इसमें जो मायोपिक आई है उसके सामने एक कॉन्केव लेंस रखा हुआ है। तो ये जो कॉन्केव लेंस होता है वो फार पॉइंट को पॉइंट ए से बढ़ाकर इन्फिनिटी कर देता है, और जो इमेज इससे पहले रेटिना से पहले फॉर्म हो रही होती है वो कॉन्केव लेंस की वजह से रेटिना पर फॉर्म होने लगती है, जिसकी वजह से डिफेक्टेड पर्सन को दूर का ऑब्जेक्ट भी क्लियर नजर आने लगता है। इसके बाद हम समझते हैं आई के दूसरे डिफेक्ट को, जो कि है हाइपरमेट्रोपिया। तो जो हाइपरमेट्रोपिया होता है इसे फार साइटनेस भी कहा जाता है। तो हाइपरमेट्रोपिया आई का ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें डिफेक्टेड पर्सन को दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देते हैं, लेकिन पास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज होती है वो रेटिना के पीछे फॉर्म होती है। तो हम देखते हैं रीजंस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया के कारण। तो हाइपरमेट्रोपिया के मेनली 2 रीजन होते हैं, जिसमें कि पहला है फोकल लेंथ ऑफ आई इंक्रीजेस, यानी कि आई लेंस के फोकल लेंथ के बढ़ जाने के कारण, और इसका दूसरा रीजन है आई बॉल के छोटा हो जाने के कारण। तो अब हमने हाइपरमेट्रोपिया और उसके रीजन के बारे में समझ लिया है। इसके बाद हम देखते हैं करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया को कैसे ठीक किया जाता है। तो हाइपरमेट्रोपिया को कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके ठीक किया जाता है। तो जो हाइपरमेट्रोपिया होता है वो मायोपिया का बिल्कुल अपोजिट होता है। तो हम डायग्राम की हेल्प से हाइपरमेट्रोपिया और उसके करेक्शन को समझेंगे। तो आपको ये जो 3 डायग्राम दिख रहे हैं ये हाइपरमेट्रोपिया की पूरी स्टेट को सही से समझाते हैं। तो आप सबसे पहले इस पहले वाले डायग्राम पर नजर डालिए। तो ये है एक हाइपरमेट्रोपिक आई। तो हम जानते हैं कि आई का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। तो हाइपरमेट्रोपिया में आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से बढ़कर कुछ ज्यादा हो जाता है। तो अब सपोज कीजिए कि ये पॉइंट है आई का नियर पॉइंट, जो कि है 25 सेंटीमीटर, और हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है। ये कितनी भी बढ़ सकती है, कुछ मीटर कुछ फीट। तो इसी वजह से हमें इस कंडीशन में पास की चीजें क्लियर दिखाई नहीं देती। तो इस डायग्राम में हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट इस पॉइंट एक्स की जगह बाय हो जाता है। तो अब ध्यान दीजिए सेकंड वाले डायग्राम पर। तो जब किसी आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से बढ़कर कुछ और हो जाता है तो उस कंडीशन में नियर पॉइंट की डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण जो इमेज है वो रेटिना की जगह पर उसके पीछे फॉर्म होती है, और इसी वजह से हमें पास की जो चीजें हैं वो ब्लर दिखाई देने लगती हैं। तो अब तीसरे डायग्राम में हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से हम हाइपरमेट्रोपिक आई को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अब आप नजर डालिए इस डायग्राम में। तो कॉन्वेक्स लेंस के यूज से आई का जो नियर पॉइंट है वो दोबारा 25 सेंटीमीटर पर आ जाता है, और जब नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पर आ जाता है तो इमेज जो है वो दोबारा रेटिना पर फॉर्म होने लगती है और हमें पास की चीजें भी क्लियर दिखाई देने लगती हैं। तो अब हम समझते हैं हमारे अगले डिफेक्ट को, जो कि है प्रेसबायोपिया। तो इस डिफेक्ट को ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। तो ये जो डिफेक्ट है वो मोस्टली ओल्ड एज इंडिविजुअल्स में देखने को मिलता है। तो जनरली आईज की जो अकोमोडेशन की जो पावर होती है वो कम होती जाती है समय के साथ, और जिसकी वजह से जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें डिफिकल्टी होती है दूर और पास दोनों जगह के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने में। इसके बाद हमें देखना है प्रेसबायोपिया के रीजंस को, यानी कि इसके कारण को। तो इसके मेनली 2 कारण होते हैं, जिसमें कि पहला है वीकनेस ऑफ सिलेरी मसल्स, यानी कि जो हमारी आईज में सिलेरी मसल्स होती हैं वो टाइम के साथ वीक होती जाती हैं, और इसका दूसरा कारण है डिक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, यानी कि जब आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है तो उसकी वजह से प्रेसबायोपिया डिफेक्ट हो जाता है। तो अब हम समझते हैं इसके करेक्शन को। तो प्रेसबायोपिया को कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस का यूज करके सही किया जाता है। तो जिन इंडिविजुअल्स को प्रेसबायोपिया होता है तो उनके चश्मे में कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों एक साथ लगाए जाते हैं। तो ये जो प्रेसबायोपिया का चश्मा होता है इसमें ऊपर की तरफ कॉन्केव लेंस लगा होता है जिससे कि दूर की चीजों को क्लियर देखा जाता है, और नीचे की तरफ कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है जिससे कि पास
की चीजों को क्लियरली देखा जाता है। तो आपने कभी देखा होगा कि जब बूढ़े लोगों को दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है तो वे अपने चश्मे में ऊपर की तरफ देखते हैं, जब उन्हें पास के ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है तो वे अपने चश्मे में नीचे की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर हमने आईज के तीनों डिफेक्ट्स के बारे में स्टडी कर ली है। तो इन तीनों डिफेक्ट्स के साथ हमारी आई में एक और डिफेक्ट होता है जो कि है कैटरेक्ट, जिसे कि मोतियाबिंद भी कहा जाता है। तो आपने कई जगह दीवारों पर या होर्डिंग में मोतियाबिंद का एड देखा होगा जिसमें लिखा रहता है मोतियाबिंद का इलाज कराएं। तो वहाँ पर कैटरेक्ट की बात ही हो रही होती है। तो ये भी एक आई का डिफेक्ट होता है जिसमें ओल्ड एज में कुछ लोगों का जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो फॉगी हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है और इस कंडीशन को कैटरेक्ट कहा जाता है। इसके बाद हमें देखना है इसके रीजन को, यानी कि किन कारणों से हमें मोतियाबिंद या कैटरेक्ट होता है। तो जो कैटरेक्ट है वो आई लेंस के ऊपर प्रोटीन बिल्ड होने के कारण होता है। तो जब आई लेंस के ऊपर प्रोटीन बिल्ड हो जाता है तो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता है। इसके बाद है इसका करेक्शन। तो जो कैटरेक्ट होता है उसे सर्जरी से ठीक किया जाता है। तो सर्जरी में आई लेंस के ऊपर जो प्रोटीन होता है उसे सर्जरी करके रिमूव किया जाता है। जब ये प्रोटीन आई लेंस से हट जाता है तो हमें फिर से चीजें क्लियरली दिखाई देने लगती हैं। तो यहाँ तक हमने ह्यूमन आई और उनके पार्ट्स और उनके डिफेक्ट्स के बारे में स्टडी कर ली है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमें आई के बारे में केवल इतनी ही स्टडी करनी है। तो अब हम समझते हैं इस चैप्टर के दूसरे पार्ट को जो कि है कलरफुल वर्ल्ड। तो कलरफुल वर्ल्ड वाले टॉपिक में सबसे पहले हमें समझना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन प्रिज्म के थ्रू। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है ये हम पिछले चैप्टर में समझ चुके हैं। और अगर हम बात करें प्रिज्म की तो ये कुछ ऐसी दिखती है। और बात करें इसकी डेफिनेशन की तो इट इज अ पैरामेडियल पीस ऑफ ग्लास और अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल विद टू ट्रायंगुलर बेसेस एंड थ्री लेटरल सरफेसेस। मतलब कि प्रिज्म एक पैरामेडियल पीस होता है ग्लास का या किसी और ट्रांसपेरेंट मटेरियल का जिसमें दो ट्रायंगुलर बेस होते हैं और तीन लेटरल सरफेसेस होते हैं। जैसा कि आप इस प्रिज्म के डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये है दो ट्रायंगुलर बेस और ये है तीन लेटरल सरफेसेस। इसके बाद हमें समझना है एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म के लेटरल सरफेसेस के बीच में जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। इसके बाद है एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये जो एंगल होता है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में। तो ये तो है इसकी डेफिनेशन। अब हम प्रिज्म के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है। अब आप सपोज कीजिए कि एक लेजर है और उसमें एक लाइट निकल रही है। अगर उस लाइट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो वो लाइट सीधी चली जाती है इस तरह से। और अब सोचो कि अगर ये जो लाइट है जो कि सीधी जा रही है इसके बीच में एक प्रिज्म आ जाए, तो जब प्रिज्म इस लाइट के सामने आ जाएगी तो ये जो लाइट है वो इस तरह से डेविएट हो जाएगी। तो ये जो प्रिज्म में इंसिडेंट हो रही है इसे कहते हैं इंसिडेंट रे और ये रे जो प्रिज्म से इमर्ज हो रही है ये है इमर्जेंट रे। तो अब आप इस प्रिज्म को देखिए और ये इंसिडेंट रे जिसका एक्चुअल पाथ सीधा होता इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे और ये इमर्जेंट रे इसके पाथ को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो ये वाला जो एंगल जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में बन रहा है वो होगा एंगल डी, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जब प्रिज्म से लाइट पास होती है तो वो बेंड हो जाती है या डेविएट हो जाती है और जिस एंगल से वो लाइट डेविएट होती है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब हमें देखना है कि जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास किया जाता है तब क्या होता है। तो अगर किसी ग्लास प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास किया जाता है तो डिस्पर्जन होता है। तो डिस्पर्जन क्या होता है ये हम देखते हैं। तो when the white light passes through a glass prism, then white light splits into the 7 colors and this phenomenon is called dispersion। मतलब कि जब white light glass prism से पास होती है तब वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट अप हो जाती है और इस phenomenon को डिस्पर्जन कहा जाता है। और लाइट जिन 7 कलर्स में स्प्लिट होती है वे होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इन 7 कलर्स को हम शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं। तो इसके लिए हम इन सभी कलर्स के फर्स्ट लेटर को याद कर लेंगे। तो जब हम इन सातों कलर के फर्स्ट लेटर को एक साथ लिखेंगे तो ये वर्ड फॉर्म होगा जो कि है विग्योर, जो कि VIVGYOR से मिलकर बना हुआ है। तो आपको इस वर्ड को अच्छे से याद रखना है। तो जब लाइट इन 7 कलर्स में स्प्लिट होती है तो इन 7 कलर्स को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो जब लाइट प्रिज्म से पास होती है तब वो कुछ इस तरह से स्प्लिट हो जाती है। तो अब आप इस स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं कि नीचे की तरफ है वायलेट कलर और ऊपर की तरफ है रेड कलर। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो वायलेट कलर होता है उसकी वेवलेंथ इन 7 कलर में सबसे कम होती है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा बेंड होती है। ऐसे इससे थोड़ी ज्यादा वेवलेंथ होती है इंडिगो की जो कि इसके ऊपर प्रेजेंट है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है वो स्पेक्ट्रम में ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। और ये जो वेवलेंथ है अगर हम विग्योर के फॉर्म में देखें तो ऊपर से नीचे एसेंडिंग ऑर्डर में जाती है, यानी कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे इन कलर्स की वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। और स्पेक्ट्रम के अंदर जिन कलर्स की वेवलेंथ ज्यादा होती है वो ऊपर स्प्लिट या बेंड होते हैं, इसीलिए स्पेक्ट्रम में रेड सबसे पहले और फिर ऑरेंज, येलो आदि कलर स्प्लिट होते हैं। लेकिन ये जो सब है वो सीक्वेंस वाइज होता है। तो ये जो स्पेक्ट्रम जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है इसे सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर या फाइंड किया था। तो जब न्यूटन ने प्रिज्म से व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट होते हुए देखा तो उसने सोचा कि अगर लाइट को दो कंसेक्यूटिव प्रिज्म से पास किया जाए तो हो सकता है ये जो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हुई है वो आगे और भी कलर्स में स्प्लिट हो जाए। लेकिन जब न्यूटन ने दो आइडेंटिकल प्रिज्म को सामने रखा और जब उसने उनसे व्हाइट लाइट को पास किया तो जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड होता है। और वो रिजल्ट होता है कि जब पहले ग्लास प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट पास होती है तब वो एज एक्सपेक्टेड 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। लेकिन जब ये 7 कलर्स दूसरी प्रिज्म में एंटर करते हैं तब ये व्हाइट लाइट के फॉर्म में इमर्ज होते हैं। तो हमने तो ये एक्सपेक्ट किया था कि ये जो 7 कलर हैं वो दूसरे प्रिज्म में एंटर करने के बाद और ज्यादा कलर्स में स्प्लिट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। हुआ ऐसा कि ये जो 7 कलर्स हैं वो मिलकर एक व्हाइट कलर फॉर्म करेंगे। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि जो व्हाइट लाइट या सनलाइट होती है वो एक्चुअली में 7 कलर्स से मिलकर बनी होती है। इसके बाद हमें समझना है अगले टॉपिक को जो कि है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पिछले चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि जब लाइट रे रियल मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो पर्टिकुलर रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये है रियल मीडियम, ये है डेंसर मीडियम और ये है नॉर्मल लाइन। तो जब लाइट रे इस रियल मीडियम से इस डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो ये तो हुई जनरल बात, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो पहले समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो when a light enters denser medium to rare medium and angle of incidence below critical angle, then the light reflects to in a denser medium and this is called total internal reflection। तो इसमें सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। तो यहाँ इस डायग्राम से हम ये समझेंगे कि लाइट कब डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करेगी।
तो अगर पर्टिकुलर लाइट रे जो कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, अगर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो वो लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिससे एंगल ऑफ इंसिडेंस का एंगल जाना होने पर लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में पास हो पाती है। तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेनन होता है उसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्रिटिकल एंगल से कम होता है, इसीलिए लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ इस तरह से। और इस फिनोमेनन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इसके बाद हमें समझना है टोटल रिफ्लेक्शन के एक और फिनोमेनन को जो कि है रेनबो फॉर्मेशन। तो ग्लास फ्रेम से लाइट के डिस्पर्जन को भले ही आपने ना देखा हो, लेकिन आप सभी ने रेनबो यानी इंद्रधनुष को आसमान में बनते हुए जरूर देखा होगा। तो अब हम समझते हैं इसके बारे में। तो ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है जो कि हमें बारिश के बाद आसमान में देखने को मिलता है, और ये जो है वो सन के अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जर्व किया जाता है। और जब रेनबो बनता है तो हमें ये तीन फिनोमेनन देखने को मिलते हैं जो कि है रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब हम देखते हैं रेनबो फॉर्मेशन को डायग्राम की हेल्प से। तो यहाँ पर ये है हमारा सन। तो जब सन से लाइट इस वाटर ड्रॉप पर पड़ती है तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट जो है वो एयर मीडियम से वाटर मीडियम में पास हो रही है। और जब लाइट एयर से वाटर मीडियम में पास हो जाएगी तो उसके बाद ये जो लाइट है इसका डिस्पर्जन हो जाएगा, यानी कि वाटर ड्रॉप के अंदर इन 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। और जब लाइट का इस वाटर ड्रॉप के अंदर डिस्पर्जन हो जाता है उसके बाद इसमें होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये जो वाटर ड्रॉप है जिसमें डिस्पर्जन हुआ है उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से कम होता है, और इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये जो 7 कलर्स हैं वो इधर की तरफ डाइवर्ट होते हैं और हमें रेनबो फॉर्म होते हुए दिखता है। तो रेनबो फॉर्मेशन की प्रोसेस में हमारी लोकेशन यहाँ पर रहती है और हमें रेनबो फॉर्म होते हुए दिखता है। इसके बाद हम समझते हैं अगले फिनोमेनन को जो कि है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो पिछले चैप्टर में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था और आज भी हम रिफ्लेक्शन को ही पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये वाला जो रिफ्लेक्शन जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं ये सिंपल रिफ्लेक्शन से थोड़ा अलग है, क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन को एटमॉस्फेयर के अंदर। तो आप सभी ने बचपन में एक पोएम जरूर पढ़ी या सुनी होगी, और अभी भी आप छोटे बच्चों से वो पोएम सुनते होंगे जिसका नाम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ये पोएम हर किसी ने अपने बचपन में जरूर पढ़ी या सुनी होती है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं और आप जिसने ये पोएम पढ़ी या सुनी है उन्हें बचपन से लेकर आज तक उल्लू बनाया गया है, क्योंकि ये जो स्टार होते हैं वो एक्चुअली में ट्विंकल करते ही नहीं है, वो बस हमें ट्विंकल करते हुए दिखते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। तो इसको समझने से पहले हम समझते हैं एटमॉस्फेयर को। तो ये जो गैसेस की लेयर से बना होता है जो कि पूरे प्लैनेट को सराउंड करता है, जैसे कि अर्थ का है एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर जो कि गैसेस, वाटर ड्रॉपलेट्स, डस्ट पार्टिकल्स एक्सेट्रा से मिलकर बना होता है। और हम जानते हैं कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है मीडियम्स में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के गैप से। और हमारे एटमॉस्फेयर में भी कुछ हॉट गैसेस होती हैं, कुछ कोल्ड गैसेस होती हैं, और हॉट और कोल्ड गैसेस के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में भी कुछ गैप होता है, जैसे कि हॉट गैसेस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है कोल्ड गैसेस से। और इसी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के गैप की वजह से लाइट जब एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस से पास होती है जिनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग-अलग होते हैं उसमें रिफ्लेक्शन होता है, और लाइट के उस एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्शन को एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है इसकी वजह से मेनली हमें दो फिनोमेनन देखने को मिलते हैं जो कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार यानी कि तारों का टिमटिमाना और एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट यानी कि सूर्य के अस्त और उदय होने में इस फिनोमेनन का रोल होता है। और ये दोनों फिनोमेनन कैसे होते हैं ये अब हम समझते हैं। तो पहले हमें देखना है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वाले फिनोमेनन को। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो स्टार होते हैं वो एक्चुअली में ट्विंकल करते ही नहीं है, ये बस हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं, एक्चुअली में टिमटिमाते नहीं है। इसे आप इस डायग्राम से समझिए, जैसे कि ये है आप और ये है अर्थ, और आप यहाँ से स्टार्स को देख रहे हैं। तो जब स्टार से लाइट अर्थ पर आएगी तो वो लाइट हमारे एटमॉस्फेयर से पास होगी, और हमारे एटमॉस्फेयर में काफी सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, और जब लाइट एटमॉस्फेयर से पास होती है तो गैसेस के डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के कारण उस लाइट का एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो जाता है, और हमें स्टार की अपीयरेंस पोजीशन एक्चुअल पोजीशन से गलत दिखती है। और लाइट जो कि हमारी आइज तक एटमॉस्फेयर के थ्रू पहुंचती है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ऊपर नीचे होती हुई आती है, इसलिए स्टार से जो लाइट आती है वो हमें कभी कम या ज्यादा दिखती है, और हमें लगता है कि स्टार ट्विंकल हो रहे हैं यानी कि टिमटिमा रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि जब हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमें टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखते? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो प्लैनेट्स होते हैं वो काफी पास में होते हैं हमारी अर्थ के। अगर हम उन्हें कंपेयर करें स्टार से तो प्लैनेट्स पास में होने की वजह से बड़े दिखते हैं, इसीलिए वो हमें टिमटिमाते हुए नहीं दिखते। इसके बाद है दूसरा फिनोमेनन जो कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो आपने शायद कभी किसी से सुना होगा कि जो सन होता है वो हमें एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले दिखने लगता है, और सनसेट होने के 2 मिनट बाद भी हमें दिखता रहता है। तो ये जो एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का जो फिनोमेनन होता है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है। आप इसे इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। तो ये है अर्थ, और ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये है एटमॉस्फेयर, और ये है ईस्ट साइड और ये है वेस्ट साइड, और ये जो लाइन आपको दिख रही है ये है होरिजन। तो सन जब इस होरिजन लाइन से ऊपर आता है तब सनराइज कंसीडर किया जाता है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सन है वो होरिजन के नीचे है, और यहाँ से सन की लाइट एटमॉस्फेयर तक पड़ती है। तो हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर के बाहर रेयर मीडियम होता है और अंदर डेंसर मीडियम होता है। तो जब लाइट सन से एटमॉस्फेयर पर पड़ती है तो वो बेंड हो जाती है, और इंडिविजुअल जो अर्थ पर खड़ा रहता है उसे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण 2 मिनट जल्दी सनराइज देखने को मिलता है, और सेम कंडीशन हमें सनसेट पर भी देखने को मिलती है। तो सनसेट के टाइम पर सन जो है वो होरिजन के नीचे चला जाता है, तो यहाँ पर भी लाइट जो है इसी तरह से रिफ्लेक्ट होती है, और इसीलिए हमें सनसेट होने के 2 मिनट बाद भी सन दिखाई देता रहता है। इसके बाद हमें समझना है इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक को जो कि है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसे आप ऐसे समझिए कि जब लाइट एटमॉस्फेयर से पास होती है और वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट छोटे बड़े पार्टिकल से टकराती है तो वो उनसे टकराकर स्कैटर हो जाएगी, यानी कि अलग-अलग डायरेक्शन में फैल जाएगी, और इसी फिनोमेनन को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और ये जो लाइट की स्कैटरिंग होती है वो पार्टिकल्स के साइज पर डिपेंड करती है, जैसे कि जो छोटे या फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू कलर को सबसे ज्यादा स्कैटर करते हैं, यानी कि लाइट जब छोटे पार्टिकल से पास होती है तब ब्लू कलर सबसे ज्यादा दिखता है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ब्लू कलर की सबसे शॉर्ट वेवलेंथ होती है। वहीं पर जब लाइट मीडियम साइज के पार्टिकल से पास होती है तो मेनली रेड कलर स्कैटर होता है, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ लंबी होती है, और जो लाल पार्टिकल होते हैं वो सभी कलर्स की लाइट को स्कैटर करते हैं, इसीलिए हमें लाइट का कलर वाइट दिखता है, लेकिन एक्चुअली में ये 7 कलर से मिलकर बनी होती है।
तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हमें पहला कांसेप्ट समझना है जो कि टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट के बारे में आप पहले भी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। चलिए यहाँ पर भी हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारे डस्ट पार्टिकल्स, टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स, स्मोक पार्टिकल्स एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं और लाइट जब हम तक इन पार्टिकल्स को पास करते हुए आती है, तो लाइट जब इन कोलोइडल सॉल्यूशन से पास होते हुए हम तक आती है तो हमें लाइट का जो पाथ है वो दिखता है और इस फिनोमेनन को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। इसे अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आप सुबह सुबह किसी कमरे जिसमें कि एक साइड से छोटी सी जगह से सनलाइट आ रही हो तो आपको लाइट कोलोइडल सॉल्यूशन से पास होते हुए या फिर कहीं टिंडल इफेक्ट दिख जाएगा। इसके बाद हमें देखना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के दूसरे फिनोमेनन को जो कि है व्हाई डज स्काई अपीयर्स ब्लू, यानी कि हमें आसमान नीला क्यों दिखता है। तो जब भी हम आसमान में देखते हैं तो वो हमें नीला दिखता है, लेकिन आसमान जो है वो बस हमें नीला दिखता है, नीला होता नहीं है। आप इसे डायग्राम की हेल्प से समझिए। ये है अर्थ और ये है इसका एटमॉस्फेयर और यहाँ पर है सन जिससे कि लाइट आती है। तो हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और लाइट जब इन पार्टिकल्स से पास होती है तो ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो छोटे या माइनर पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू कलर को ज्यादा स्कैटर करते हैं और ये जो ब्लू लाइट है वो इस तरह से पूरे एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो जाती है। इसी वजह से ये जो आसमान है वो हमें पूरा नीला दिखाई देता है। इसके बाद हमें देखना है व्हाई सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, यानी कि जो सन है वो राइज होते समय और सेट होते समय रेड क्यों दिखाई देता है। तो अब आप इस डायग्राम को देखिए। इसमें बीच में हमारी अर्थ है और ईस्ट में सन है जिसे हम सनराइज कंसीडर करेंगे और वेस्ट में सन है जिसे हम सनसेट कंसीडर करेंगे। तो सनसेट और सनराइज के टाइम पर जो सन होता है वो होरिजन के पास में होता है, इसीलिए जो सनलाइट होती है उसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है अर्थ तक आने के लिए। और वहीं पर जो ब्लू लाइट होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ होने के कारण एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो जाती है और जो रेड लाइट होती है वो लॉन्गर वेवलेंथ होने के कारण हम तक पहुंच पाती है। इसीलिए जो सन है वो हमें राइज और सेट होने के टाइम पर रेड दिखाई देता है।